क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जैसे ही पंखा चलाएगी जान से जाएगी। अगर पहले पता होता ना सौतन इतना तकलीफ देती है तो तुझे इस घर में आने ही नहीं देती। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ नहीं होगा, सब कुछ आराम से हो जाए। प्लीज रहने दीजिए ना, ये सब मत कीजिए, हमें कुछ हो जाएगा। अरे नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझ पे भरोसा है ना तुमको? कुछ नहीं होगा तुम। प्लीज। आदिल, हमारी जान निकल जाएगी। ये एक बहुत आम सी बात है, जान नहीं निकलेगी तुम्हें। नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, देखो, आदिल, देखो, घबराओ। आदिल प्लीज। घबराने की जरूरत ही नहीं है। आदिल प्लीज, आदिल, आदिल प्लीज, आदिल प्लीज। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है तुमसे निकाह करके। ये सुख तुम मुझे दे ही नहीं सकती। मम्मी जी, लीजिए आपके बिना शक्कर वाली चाय और नाश्ता। नहीं चाहिए मुझे तेरी बनी हुई चाय और नहीं तेरा बना हुआ नाश्ता। एक छोटी सी खुशी तो दे नहीं पाई तो मुझे और मेरे बेटे को। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए अम्मी जी। अल्लाह के वास्ते तू चली जा यहाँ से, मेरे बेटे को हूर की परियां मिल जाएगी, समझी तू? अरे अम्मी, क्या हुआ? क्यों नाराज हो रही हो? नाराज नहीं हूं तो क्या करूं? ढोल नगाड़े बजाऊं? और तेरी बीवी मुझे कौन सा ढोल नगाड़े बजाने का मौका दे रही है? छोटी सी खुशी तो दे नहीं पाई, इतना वक्त हो गया, पोते का मुंह तो दिखा नहीं पाई। अम्मी, अम्मी, जब वक्त आएगा, अल्लाह की रजा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप ऐसे गुस्सा करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। झूठे दिलासे मत दे मुझे। मुझे तो लगता है यही मनहूस है, ये मुझे खुशी दे भी पाएगी कि नहीं, और तू सिर्फ झूठे दिलासे देता रहता है। तो मैं क्या करूं अम्मी? आपने जबरदस्ती मेरी इससे शादी करवा दी। आज तक इस औरत ने मुझे कोई भी खुशी नहीं दी। अगर आप मेरी इससे शादी नहीं करवाती तो आज सूरत कुछ और होती। मैं चलता हूं, मुझे दुकान जाना है। लेके जा। मनहूस कहेगी, एक पोते का सुख तो दे नहीं पाई, चाय नाश्ता लेकर आ गई। ले जा। सुनिए, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ नहीं पा रहे कि ये सब कुछ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन जब हम पास ही नहीं आएंगे तो बच्चा कैसे होगा? पता नहीं क्यों हमें बहुत डर लगता है ये सब करने से। कितनी बार समझाया तुमको कि किसी भी शादीशुदा कपल के लिए ये एक आम सी बात है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती। सुनिए ना, ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए। आज रात हम अपने आप को समझाकर पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमसे मायूस नहीं। ठीक है, मैं अभी दुकान के लिए निकल रहा हूं। अम्मी, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। डर मत रूबी, सब ठीक हो जाएगा। तुझे अपने शौहर को खुश करना है, सब ठीक हो जाएगा। अरे आदिल भाई, आप जल्दी जा रहे हैं आज? आज आपकी भाभी को टाइम देना है ना, इसलिए निकल रहा हूँ। वो बच्चे का मसला हल हुआ? अपने जान के एक हकीम है, अगर आप कहें तो भाभी को दिखा दे। नहीं राशिद मियां, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं चलता हूँ, आप दुकान बंद करवा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। देखो रूबी, हमेशा की तरह आज घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब आम बातें होती हैं और तुम अपने आप पर भरोसा रखो, सब आसानी से हो जाएगा। प्लीज आदिल, कुछ नहीं हुआ। आदिल, हमसे नहीं होगा ये, हमसे ये नहीं हो पाएगा आदिल। आदिल, दुल्हन, सब ठीक तो है? आदिल, सब खैरियत? क्या हुआ? क्या खाक कह रहे थे अम्मी? आपको पोता चाहिए ना? आज के बाद इस घर में पोते का या बच्चे का नाम मत लेना। बच्चा तो दूर की बात है, हम लोग आज तक हम बिस्तर नहीं हुए। अल्लाह, ये क्या कह रहा है तू? हाँ अम्मी, इसे डर लगता है हम बिस्तर होने से। शादी के बाद से आज तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा क्या जमीन से निकलेगा या आसमान से टपकेगा? अम्मी जान, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। ये क्या किया तूने? मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। अरे जो औरत अपने मर्द को जिस्मानी सुख ना दे सके, वो औरत कहलाने के लायक नहीं है। अम्मी जान,
सोच लिया है। मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि आपको पोता मिल जाए और इन्हें जिस्मानी सुख भी। कई बार लोग अलग अलग तरह के फोबिया का शिकार होते हैं। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो किसी को छत पर लगे पंखे को देखकर डर लगता है, और कुछ लोगों को पानी से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो पानी के आसपास भी गए तो डूब जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये केवल उस इंसान के भीतर बैठा डर है जिसे मेडिकल साइंस ने फोबिया का नाम दिया। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। शारीरिक संबंध बनाने में डर लगना भी इसी तरह की बीमारी है, जिसे मेडिकल की भाषा में सेक्स फोबिया कहा जाता है, और ये स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है। मनोचिकित्सक से काउंसलिंग यानी सलाह से इसका इलाज संभव है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे समाज में कई लोग मनोचिकित्सक के पास जाने से बचते हैं और इस समस्या का हल नहीं निकाल पाते। ऐसे में सवाल यह है कि रूबी इस समस्या का कौन सा हल निकालने वाली थी, क्या होगा उसका अगला कदम, और देखना यह है कि क्या सेक्रीफाइस करेगी वो। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यहां दस्तखत कीजिए। बेटा आरजू, जनाब मरहूम फारूक खान साहब के बेटे जनाब आदिल खान साहब के साथ आपका निकाह बशर्त 1 लाख रुपया महज। क्या आपको ये कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यहां दस्तखत कीजिए। अब आप दोनों मियां बीवी बन गए। मुबारक हो। आपको भी अम्मी। मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। आपको भी। आपने जो हमसे वादा किया था उसे जरूर पूरा कीजिएगा। बिन माँ की बच्ची है, बड़े लाड और चाव से पाला है हमने। अब आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। आपको जुबान दी है, आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे, बहन बनाकर रखेंगे इस घर में इसे। बेटा हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, वो तो मेरी बेटी की किस्मत अच्छी है, इतने बड़े घर में निकाह हुआ है इसका। बिल्कुल मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सही फैसला किया है जो तुम्हारा निकाह इस घर में किया है। तुम खुश रहोगी यहाँ पर बेटा, बहुत खुश रहोगी। और बेटा अपने अब्बू से अगर कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ जरूर कर देना। अब्बू। अच्छा इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आगे का रास्ता तुम्हें तय करना है। अब अपने शौहर को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप।
क्या अम्मी जी, आपने तो पूरा नाश्ता भी नहीं किया। बस हो गया। अम्मी जी, सुबह के 10 बज चुके हैं, क्या मैं उन्हें नाश्ते के लिए बुला लूं? अरे अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तब नाश्ता करा देना, मेरे बेटे को भी और नई दुल्हन को भी। अरे आप उठ गए? नाश्ता रेडी है, आकर कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम आरजू को भी उठा दो, हम साथ में ही नाश्ता करेंगे। बस बस बस। वही बात, क्या खाना बनाया आरजू ने? अरे भाई, पहली बार नई दुल्हन ने खाना बनाया है, नेक तो दो। ये ले। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे रख लो। अरे बेटा रख लो, शौहर को कभी मना नहीं करते। हाँ शुक्रिया। नई दुल्हन के आने के बाद में घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं, वरना इस घर में तो मातम ही पसरा रहता था। पापा, हमने ही तुम्हारा निकाह करवाया है, हमारी ही जिंदगी खराब हो गई है इस घर में। हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें आदिल ने बताया सब। हम भी नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी जिंदगी जिए, हम आपको खुश देखना चाहते हैं। ये लीजिए, उनसे मिलिए, आपका डर निकल जाएगा। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इस तरह का फोबिया औरतों में नहीं, आदमियों में भी पाया जाता है। आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका ये डर पूरी तरह से निकल जाएगा। आदाब अर्ज़े अम्मी जान। आदाब। हमारे तो रंग ढंग ही बदल गए, क्यों इतना चहक रही हो? अम्मी जान, हम आपको बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। अरे आप आ गए? दीजिए बैग दीजिए। हाँ, बस थोड़ी देर हो गई आने में। अम्मी ने खाना खा लिया? हाँ जी, अम्मी ने खाना खा। आप चलिए ना, आपको कुछ तोहफा देना चाहते हैं। आइए ना। पर क्या तोहफा? आप अंदर आएंगे तो ही बताएंगे हम। पर कौन सा तोहफा? आइए तो सही। लेकिन चलिए तो। आज क्या हो गया तुमको?
आज वो होगा जिसे मैं हमेशा से ही डरती थी। आज डर की सारी दीवारों को गिरा दिया है मैंने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। दुल्हन, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं अम्मी तो जाओ, जाकर सो जाओ। जी। देखा, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारा डर है। निकल जाएगा। निकल गया ना? तो रूबी, ये सब हुआ कैसे? एक लेडी डॉक्टर ने काउंसलिंग की है मेरी। चलो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर ये सब पहले हो जाता तो खैर छोड़ो। असल मायने में हमारी सुहागरात आज हुई है। तुम्हें याद है जब पहले हमारी सुहागरात नहीं हो पाई थी, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था। आज दूंगा। बोलो, क्या चाहिए तुमको? दोगे? हाँ जरूर। सच्ची? अरे क्यों नहीं दूंगा, मांगो तो सही। आदिल, आरज़ू को तलाक दे दीजिए। आरज़ू को तलाक दे दीजिए। आरज़ू को तलाक? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ही तो उससे मेरा निकाह करवाया। हाँ, और तुम ही कह रही हो कि मैं उसे तलाक दे दूं? जब मैंने ही कहा निकाह करने के लिए, तो आज मैं ही कह रही हूँ ना कि तलाक दे दीजिए। तुम होश में तो हो रूबी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आदिल, आपको तो ये करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। स्वार्थी होकर इंसान कितना नीचे गिर जाता है। जब रूबी को घर में अपनी जगह बचाए रखने के लिए आरजू की जरूरत थी, तब उसने उसकी शादी अपने शौहर आदिल से करवा दी। लेकिन अब जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हो गई, वो आरजू को घर से निकलवाने पे तुली। वो ये भी भूल गई कि उसके इलाज में आरजू ने ही उसकी मदद की थी। लेकिन अब उसे घर में दूसरी औरत मंजूर नहीं थी। लेकिन यहाँ गलती तो रूबी की ही थी, क्योंकि उसी ने अपने घर में अपनी सौतन को बुलावा दिया था। लेकिन वो कहते ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही एक घर में दो सौतनें नहीं रह सकती। अब देखना यह है कि रूबी आरजू को तलाक दिलवाने के लिए किस हद तक जाएगी। आदिल भाई, सब खैरियत? बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। क्या बताऊं राशिद मियां, वही घर की परेशानियां। जब से दो शादियां की है, ना घर का रहा हूं ना घाट का। रोज कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, एक म्यान में दो तलवार कभी रह ही नहीं सकती। मेरी बात मानो, आप एक बीवी को तलाक दे दो। अरे कैसी बातें कर रहे राशिद मियां? शादी और तलाक मजाक है क्या? कि जब चाहे शादी कर ली, जब चाहे तलाक ले लिया? ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपा, आप यहाँ? आरज़ू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताइए ना, क्या बात है? बैठ के बात करते हैं। बताइए ना आपा, क्या बात है? देखो आरज़ू, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि जब से मैंने अपने शौहर का निकाह तुम्हारे साथ किया है,
पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तीनों की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप ये क्या कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? आरजू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम आदिल को तलाक दे दो। अपने जेवर, कपड़े और कुछ 2-4 लाख रुपए भी मैं तुम्हें दे दूंगी, पर प्लीज हमारी जिंदगी से चली जाओ। इसलिए कराया था क्या मेरा निकाह? आप ऐसा मत करिए। मेरे अब्बू पे क्या बीतेगी? नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी। आरजू, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझी? देखिए आपा, मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी है। अल्लाह के वास्ते आप भी इस बात को दोबारा अपने जहन में मत लाइएगा। ज्वेलरी कहाँ गई? सब जेवर कहाँ चले गए? नहीं तो रखे थे जेवर, कहाँ चले गए? रूबी, बड़ी दुल्हन, कहाँ ढूंढूं? अरे बड़ी दुल्हन! जी अम्मी। मेरे जेवर नहीं मिल रहे, तुम्हें पता है? अम्मी, इसका मतलब चोरी हुई है आपके कमरे में। चोरी? घर में चोरी कौन करेगा? एक काम कर, आदिल को फोन लगा। जी। हेलो। सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है अम्मी, आप घबराई हुई क्यों है? घबराऊं नहीं तो क्या करूं? मेरे जेवर नहीं मिल रहे घर में, कहीं पर भी नहीं। क्या? अम्मी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं अभी वहां आता। जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। अम्मी जी, कहीं आरज़ू वो अपने घर गई है, कहीं उसी ने, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अपने गरीब घर से आई है और यहाँ पे सारी चीज़ों को देखकर कहीं उसकी नीयत तो खराब नहीं होगी? शायद अपने गरीब अब्बू को मदद करने की भुखी हो उसमें। अगर ऐसा है तो उसका कमरा देखना चाहिए, शायद कुछ पता चले। आप सही कह रही हैं अम्मा, चलिए ढूंढते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। अम्मी जी, इसमें भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर मेरे जेवर कहाँ चले गए? ये तो मेरा झुमका है, मतलब चोरी इसी ने की है। मैं उसे एक गरीब घर की लड़की समझकर बिना दहेज के निकाह करके अपने घर ले आई, वो यहाँ का माल उधर पहुंचा रही है। छूंगी नहीं मैं उसे, आने दो। माना कि तुम गरीब घर के, पर यहाँ तो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना, फिर क्यों किया ऐसा तुमने? बोलो, कहाँ है मेरे जेवर? ठीक से बता दो, नहीं तो यहाँ रहने नहीं दूंगी, इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था आरज़ू। मम्मी, हम ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकते हैं। सब रूबी आपा की साजिश है। वो क्यों ऐसा करेगी? उसने तो तुम्हारा निकाह करवाया ना? हाँ, उन्होंने ही निकाह करवाया है, पर वही नहीं चाहती है कि हम यहाँ रहे। चुप रहो, उसे बदनाम करने की कोशिश मत करो। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? वो मैं आरज़ू को देख कर आता हूँ, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया। आदिल,
मेरा जी बहुत घबरा रहा है, अजीब से उलझन हो रही है और सर भी बहुत चकरा रहा है मेरा। प्लीज आदिल, मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर मत जाओ, नहीं तो अकेले में मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो, लेट जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही हो। सुनिए, ये लीजिए आपका टिफिन, जल्दी आइएगा। मेरे जेवर कहाँ चले गए? और ये आदिल है ना, इसको भी कोई फिक्र नहीं, कहाँ ढूंढूं जेवर में? मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने आपके जेवर उठाए हैं, ढूंढते हैं। क्यों मोहतरमा, तेज हुई बहाली है खूब? अभी तेज हुई रुकनी नहीं चाहिए। ये तेज हुए ऐसे ही बहते रहेंगे। क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसा? तुम ये सवाल कैसे पूछ सकती हो आरजू? यहाँ पे मेरी सौतन बनकर मेरे सर पे नाच रही हो और मैं सब कुछ बर्दाश्त करते रहूं? इसलिए आपने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया कि मैंने अम्मी के जेवर लिए। हाँ, अम्मी के जेवर मेरे पास ही है, बस तुझे इस घर से बाहर निकलवाना है। शराफत से यहाँ से चली जा, वरना मेरे पास बहुत सारे तरकीब है। मैंने तो ये छोटा सा इल्जाम लगाया तुझ पर चोरी का, सीधी तरीके से नहीं मानी ना तो समझ लेना मैं क्या करूंगी। सब्जी, चली जा इस घर से, छोड़िए, चली जा। मेरी सौतन बन के आई हो, मेरे सिर पे नाच रही हो। बस करो, बस करो। शर्म नहीं आई तुम्हें? अब यहाँ दिल को जाकर बताती हूँ। नहीं, अम्मी जान, अम्मी जान। आरज़ू, मुझे माफ कर दो, बिना सोचे समझे ही हमने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, रूबी के कहने पर। अम्मी, रूबी को हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और उसे इस बात की सजा जरूर देंगे। इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। रूबी, रूबी, आदिल, अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अम्मी और आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या तुम सच कह रही हो? रूबी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आओ अम्मी को बता दे, चलो। अम्मी, 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 तुम दादी बनने वाली हो, रूबी मां बनने वाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। दुल्हन, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये लो, बड़ी दुल्हन का सदका दे देना। तुम जेवर के बारे में भूल जाओ, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे बाद तो वो तुम्हारे ही होने थे ना। बस तुम मेरे होने वाले पोते का और अपना ख्याल रखना।
जूस पी लो। शुक्रिया। आप खुश तो है ना? बहुत खुश। आदिल देखिए, मैंने आपको सारी खुशियां तो दे दी है ना, तो आप अभी आरजू को तलाक दे दीजिए, मतलब उसे इस घर से निकाल दीजिए अभी। इंसानियत के नाते मुझसे ऐसा मत करो, नहीं हो पाएगा ये। घर के एक कोने में पड़ी है, उसे पड़ी रहने दो। और वैसे भी जब से वो इस घर में आई है, घर के सारे काम कर रही है। हमने तो किसी काम में उसका हाथ नहीं बटाया। कम से कम एक नौकरानी की तरह उसे इस घर में रहने दो। गरीब घर की लड़की है, कहाँ जाएगी? अम्मी, हम बाजार से सामान लेके आते हैं। ठीक है, आते वक्त बड़ी दुल्हन के लिए फल फ्रूट्स ले आना और जल्दी आ जाना आके गोंद के लड्डू बनाने। ठीक है अम्मी। जैसे ही पंखा चलाएगी जान से जाएगी। और पहले पता होता ना, सौतन इतना तकलीफ देती है तो तुझे इस घर में आने ही नहीं देती। जैसे ध्यान रखा अपना। छोटी दुल्हन, आने में इतनी देर क्यों हो गई? अम्मी, बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। क्या कह रही हो? ये सामान किचन में रख दो और बड़ी दुल्हन के लिए गोंद के लड्डू बनाओ। और हाँ, आज से बड़ी दुल्हन का सारा काम तुम करोगी। ये सामान किचन में रख दो और बड़ी दुल्हन के लिए गोंद के लड्डू बनाओ। और हाँ, आज से बड़ी दुल्हन का सारा काम तुम करोगी। ये हमें घर का चिराग जो दे रही है, समझी? जी अम्मी। आदिल, तुम इतनी दोपहर में कैसे आ गए? कुछ पेपर चाहिए थे, उन्हीं को लेने आया। कौन से पेपर? हाँ बैठिए, मैं लेकर आया। अरे वो दुकान के पेपर्स थे, कहीं कहीं रखे थे। आरजू, दुकान के पेपर्स कहाँ रखे? पेपर्स ड्रॉर में है, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ले लूंगा। नहीं आदिल, आप बैठिए ना, मैं ले आती हूँ। अरे तुम बैठो, आदिल अपने आप ले लेगा। तुम बस आराम करो, ऐसी हालत में कहीं इधर उधर ज्यादा घूमना नहीं है। मेरे खानदान का चिराग देने वाली हो तुम।
क्या कर रही है? आदिल 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 क्या हुआ? आदिल मेरे बच्चे क्या हुआ? आदिल 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 ये आरी, अम्मी पंखे को काटा गया है, इसने मारा है आदिल को। मैं तो तुझे मारना चाहती थी। पंखे की रॉड को मैंने ही काटा था ताकि तू मर जाए और मेरी जिंदगी से अजाब खत्म हो। लेकिन मैंने ये क्या कर दिया? अपनी सुहाग को अपने हाथों से खत्म कर दिया। आदिल खुद निकाह करके लाई थी ना इसका, अपनी सौतन बनाकर लाई थी इस घर में। इसकी खून की प्यासी हो गई, मेरे बच्चे को मार डाला। माफ कर दीजिए अम्मी मुझे। अम्मी भले ही तुम्हें माफ कर दे, पर मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुमने अपना ही सुहाग नहीं, मेरे भी सुहाग को उजाड़ा है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाथ मत लगाओ उसे। हेलो पुलिस। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला कभी इस बात को नहीं समझता कि जिस गड्ढे को वो किसी और के लिए तैयार कर रहा है, उस गड्ढे में वो खुद भी गिर सकता है। और यही हुआ रूबी के साथ भी। वो अपने पति को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी सौतन को मारने का प्लान बनाया। लेकिन उसके प्लान का शिकार उसका शौहर ही हो गया और उसने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया। इस तरह के रिश्तों में खटास आम बात है, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को बांटना गवारा नहीं कर सकती। रूबी की पहली गलती वही थी और उसके बाद वो गलतियों पर गलतियां करती गई और अंत में उसकी गलतियों ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी। आरजू और तस्लीमा ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। न उसके गुनाहों की सजा कानून ने उसे दी। अपने रिश्तों को उलझाना हमेशा गलत साबित होता है और कई बार ये अपराध की सीढ़ी बन जाता है। अगर रूबी ने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेने का रास्ता चुना होता, तो आज वो इस मकाम पे ना खड़ी होती। अगर उसने आरजू के एहसानों का सिला अच्छे से दिया होता, तो आज वो अपना सब कुछ खोकर जेल में ना होती। याद रखिए, अपने आसपास के साथ अपने भीतर पनपने वाले अपराध से भी अलर्ट रहना जरूरी है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।